मेरे महबूब कयामत होगी, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। देखा ना आए रे तो जाना, आए रे रख दी निशाने पे जान हो गई। ये जीवन है, इस जीवन का ये शाम मस्तानी मदहोश की ये। सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम एक बार फिर आपकी फरमाइश पे आपके सामने हाजिर हूँ और तमाम लोगों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूँ। और आज मैं आप लोगों के सामने जिस फनकार की बात करने जा रहा हूँ वो एक ऐसा अदाकार है, एक ऐसा फनकार है कि जिसने बिल्कुल चिराग की तरह से अपनी कैरियर की शुरुआत की और एक ऐसा वक्त आया कि जब इंडस्ट्री पे वो एक सितारे की तरह छा गया, एक सूरज की तरह रोशन हो गया। आभास कुमार गांगुली यानी किशोरदा या किशोर कुमार हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गायकी के एक सुतून थे। यूं तो उनकी पैदाइश खंडवा में 4 अगस्त 1929 को हुई थी, पर उनकी कर्म भूमि बंबई साबित हुई। ये तो आप सब जानते ही हैं कि किशोर कुमार बड़े खुशमिजाज और रंगारंग तबीयत के मालिक थे और ऊपर वाले ने उन्हें कई तरह की प्रतिभाओं से नवाजा था। सिंगिंग, एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, यानी कोई भी क्षेत्र उनसे बचा हुआ नहीं था। 1948 में बनने वाली फिल्म जिद्दी से उनकी शुरुआत एक गायक की हैसियत से हुई। वो सिंगर बनना चाहते थे और उनके बड़े भाई अशोक कुमार जी उन्हें अदाकार बनाना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने 22 फिल्मों में एक्टिंग भी की। ये और बात कि उनमें 16 फिल्में फ्लॉप रहीं। जब उन्होंने सिंगिंग की शुरुआत की थी तो के.एल. सहगल साहब से बड़े मुतासिर थे, बल्कि इतने ज़्यादा मुतासिर थे कि एक गाना जो उन्होंने जिद्दी के लिए 1948 में गाया था उसे सुनकर लगता था कि ये गाना सहगल जी ने ही रिकॉर्ड किया है। जीने की तमन्ना कौन करे, कौन करे। बात 1950 की है कि जब सचिन देव बर्मन जी एक मौका पर अशोक कुमार जी के घर गए और वहां उन्होंने किशोर कुमार जी को सहगल साहब की नकल उतारते हुए सुना। बर्मनदा ने कहा कि किशोर कुमार की आवाज़ तो बड़ी अच्छी है, लेकिन क्या ही बेहतर हो कि अगर गाने का शौक रखते हैं तो दूसरे की नकल करना छोड़ दें और अपनी गायकी का स्टाइल पैदा करें। और इस तरह किशोर साहब बर्मनदा की सरपरस्ती में आ गए और शुरू हुआ किशोरदा की गायकी का एक ऐसा सफ़र जिसपे वो आगे ही आगे बढ़ते चले गए। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। उधर बर्मनदा की कंपोजिशन और धुनों ने लोगों को अपना दीवाना बना रखा था। उनकी धुनों में एक खास अदा थी कि सुनने वाले बता देते कि ये धुन किसने बनाई है। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। कि सुनने वाले बता देते कि ये धुन किसने बनाई है, और ख़ास तौर से वो धुनें जो बहुत मखमली और नाजुक सी थीं और जिन धुनों के लिए उन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया था। बर्मनदा काम के प्रति बड़े डिसिप्लिन रखने वाले और क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले इंसान थे। यही वजह थी कि किशोर कुमार साहब से बेइंतहा मोहब्बत रखने के बावजूद और उन्हें अपना दूसरा बेटा मानने के बावजूद जब उन्हें लगा कि इस कंपोजिशन में किशोर कुमार की नहीं बल्कि किसी और की आवाज़ चाहिए तो उन्होंने ऐसा ही किया। और ये बात कभी भी बर्मनदा और किशोरदा के दरमियान तलखी का या गलतफहमी का बाइस नहीं बना, क्योंकि उनका आपसी रिश्ता इतना ही मजबूत था कि ऐसी बातें कभी भी उनके दरमियान नहीं आ सकी। किशोर कुमार ने एस.टी. बर्मन के लिए 115 गाने गाए, जिनमें 55 सोलो थे और 62 डुएट। खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को। जब फिल्म मिली की रिकॉर्डिंग का वक्त आया, उस वक्त एस.टी. बर्मन साहब बीमारी से बड़े परेशान थे। उनकी तबीयत बहुत ही खराब चल रही थी। उन्होंने जब बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी की धुन बनाई तो उसे किशोरदास से रिकॉर्ड करवाना चाहा। बड़ी सुनी सुनी है
जिंदगी ये जिंदगी। रिकॉर्डिंग से पहले रिहर्सल के वक्त जब किशोरदा बर्मन दा के घर गए और उन्हें देखा तो उन्हें देखकर बड़े दुखी हुए, क्योंकि बर्मन दा की हालत ऐसी नहीं थी कि वो रिकॉर्डिंग में जा सकते। अब बर्मन दा की जिद ये थी कि वो हर हाल में इस गाने को रिकॉर्ड करना चाहते थे और अपनी नज़रों के सामने करना चाहते थे, और वो रिकॉर्डिंग पे जाने के लिए तैयार भी थे। वो रिकॉर्डिंग की वजह से हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं थे और उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं रिकॉर्डिंग से पहले हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। तब किशोर जी ने उनकी हालत के पेश नज़र एक झूठ का सहारा लेते हुए उन्हें हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार किया। उनकी हालत को देखते हुए जिंदगी में पहली बार किशोर जी को एक झूठ कहना पड़ा। उन्होंने कहा कि दादा, रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दीजिए, आज मेरी आवाज़ ठीक नहीं, और बनावटी आवाज़ निकालकर बर्मन दा से यूं बात करने लगे कि बर्मन जी को भी ऐसा लगा कि वाकई आज किशोर जी का गला ठीक नहीं। किशोर जी ने उनकी हालत के पेश नज़र एक झूठ का सहारा लेते हुए उन्हें हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार किया। वो तैयार तो हुए, पर कहा, देखो, मैं अगर रिकॉर्डिंग की अगली तारीख तक रिकॉर्डिंग पे नहीं आ सका तो भी तुम उसे उसी तरह रिकॉर्ड करना जैसा मैंने तुम्हें बताया है, और ये सोचना कि मैं सामने खड़ा हूं। पर उसी दिन उन पे पैरालिसिस का हमला हुआ और वो कोमा में चले गए, और फिल्म मिली कि इस गाने की रिकॉर्डिंग बर्मन दा के बगैर ही हुई। किशोर कुमार जी को हमेशा ये दुख रहा कि अपनी आखिरी धुन जिसे वो अपने सामने रिकॉर्ड करवाना चाहते थे नहीं करवा सके। गर्चे उनकी गैर मौजूदगी में भी किशोर जी ने बर्मन जी को याद करते हुए उस गाने को बिल्कुल उसी तरह से गाया जैसा कि सचिन दा चाहते थे। बड़ी सोनी सोनी है। अक्सर व बेशतर उन्हें यह गम छेड़ जाता कि उन्होंने सचिन बर्मन जी से एक झूठ बोला, और झूठ चाहे किसी की जान बचाने की खातिर बोला जाए, पर झूठ तो झूठ होता है ना। आज की कहानी यहीं तक, जबकि किशोर कुमार जैसे इंसान ने एक झूठ का सहारा लिया सिर्फ इसलिए कि वो बर्मन दा को उस तकलीफ से बचाना चाहते थे। अब अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ आप सबों की खिदमत में आदाब, सलाम और नमस्कार। जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है, बस यही अरमानों में मोहब्बत होगी, हो गई जीवन और लिए जाए और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ। बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी ये जिंदगी।